Hello students, in today's lecture 11 we shall discuss the deduction of relation between resistivity rho and relaxation time tau, number density of electrons small n and mass and charges of electron. आज हम बात करेंगे रजिस्टिविटी का रिलेशन निकालेंगे और रजिस्टिविटी का रिलेशन किसके साथ, रिलैक्सेशन टाइम के साथ, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल एन के साथ, मास एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ। इन चार पैरामीटर्स के साथ कौन कौन, रिलैक्सेशन टाइम, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन चारों के साथ इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी रो का रिलेशन डिराइव करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ओम्स लॉ डिराइव किया था यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और उसमें हमारे पास इक्वेशन आया था V इज इक्वल टू आर आई, ये हमने डिराइव किया था, जहां पर R एक कांस्टेंट था जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं, और इसका वैल्यू, ये जो रेजिस्टेंस R है इसका वैल्यू आया था m अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ इंटू एल अपॉन ए, ये वैल्यू आया था। आई थिंक आपको ध्यान होगा। R क्या है, R क्या है यहाँ पर, रेजिस्टेंस है जो कि कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस है जो कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वोल्टेज एंड करंट का एज पर ओम्स कॉन्सेप्ट। तो R जो रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू क्या आया था, m अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ इंटू एल अपॉन ए। यहाँ m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। नंबर डेंसिटी का मतलब कि कंडक्टर के पर यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको नंबर डेंसिटी हमने कहा है। E चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है और टॉ रिलैक्सेशन टाइम है, या कह सकते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर के अंदर उनके बीच में कॉलिजन्स होंगी, और कोई दो सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच में जो रिलैक्स होने का टाइम है उसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, और सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे। तो ये टॉ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम या सिंपली रिलैक्सेशन टाइम भी आप कह सकते हैं। एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, ए एरिया ऑफ कंडक्टर है, ठीक है। अब एक बेसिक रिलेशन हम रेजिस्टेंस का जानते हैं, रो इंटू एल अपॉन ए। एज पर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टर हमने ध्यान हो तो आपको लिखा था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जब इन दोनों को कंबाइन किया तो ये लिखा R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यहाँ रो एक कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी का जिसको हम रजिस्टिविटी कहते हैं, या फिर दूसरा नाम भी है इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी एक ऐसे वायर का रेजिस्टेंस है जिसकी लेंथ 1 मीटर हो और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, जिसका यूनिट क्या है, इस रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर। ये सब हमने डिस्कस किया है। अब ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो लेफ्ट साइड में R की जगह R है, राइट साइड में L अपॉन ए की जगह L अपॉन ए है। तो रो जो आएगा कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बी में राइट, रो एल अपॉन ए इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ इंटू एल अपॉन ए, एल अपॉन ए कैंसिल हो गया, तो रो क्या आ गया, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ आ गया। ये रजिस्टिविटी का रिलेशन आ गया। पी नहीं है बेटा, ये रजिस्टिविटी है, रेओ, ठीक है। क्या प्रोनाउंस करेंगे इसको, रेओ, ठीक है। रजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ आ गया। दिस इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट्स रिलेशन ऑफ रजिस्टिविटी रेओ विद रिलैक्सेशन टाइम। ये जो इक्वेशन 3 है इस रजिस्टिविटी रेओ का रिलैक्सेशन टाइम टॉ, ठीक है, और नंबर डेंसिटी n, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन e, इन चारों के साथ ये रिलेशन बताता है। तो रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ, याद रखिएगा ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। रजिस्टिविटी का ये रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इस रिलेशन में रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एन, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, सॉरी 1 अपॉन एन नहीं कहेंगे, 1 अपॉन एन के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया रजिस्टिविटी। सो रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। व्हाट इज दिस एन, एन इज नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रो इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉ विच इज रिलैक्सेशन टाइम, सो रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉ। अब हम इन दोनों डिपेंडेंस को डिस्कस करते हैं। देखिए मास और इलेक्ट्रॉन का मैं यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मास और इलेक्ट्रॉन तो वही रहने वाला है, तो इसलिए इस पर कोई हम ध्यान नहीं देंगे। ये तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे। केवल जो चेंज आएगा टेम्परेचर बदलने पर, या तो टॉ में चेंज आएगा या नंबर डेंसिटी में चेंज आएगा। तो देखते हैं, रो इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहला ये डिपेंडेंस लेते हैं। एज पर दिस डिपेंडेंस देखिए इनवर्स रिलेशन है, तो एन बढ़ेगा तो रो घटेगा और एन घटेगा तो रो बढ़ेगा। क्लियर? एन बढ़ेगा, एन का वैल्यू बढ़ेगा, एन बढ़ेगा तो रो घटेगा। ठीक है, एन बढ़ेगा, एन इंक्रीज होगा तो रो घटेगा और एन डिक्रीज होगा तो रो बढ़ेगा। ये इनवर्स रिलेशन के कारण ऐसा हुआ। सो resistivity of the material of the conductor rho is inversely proportional to the number density of electron n। inversely proportional है। अब ये जो नंबर डेंसिटी है किस पर डिपेंड करती है? मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पर। नंबर डेंसिटी यानी नंबर इलेक्ट्रॉन्स का कितना होगा ये डिपेंड करेगा कि कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है या एल्युमिनियम का बना हुआ है या आयरन का बना हुआ है। तो एज पर नेचर ऑफ मटेरियल, एज पर नेचर ऑफ मटेरियल एन का वैल्यू चेंज होगा। ठीक है, तो स्मॉल एन यानी जो नंबर डेंसिटी है वो मटेरियल ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करेगा। देयरफॉर वी कैन से द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। भाई हम यहाँ कह रहे हैं कि जो एन है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर पर। एन किस पर डिपेंड कर रहा है? नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर पर। और एन पर कौन डिपेंड कर रहा है? रेजिस्टिविटी। तो डेफिनेटली रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ मटेरियल पर, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेगा। क्लियर? चलिए दूसरा, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या है? टॉ है। अब ये टॉ कब चेंज होगा? जब टेम्परेचर बदलेगा, जब टेम्परेचर बदलेगा। अब देखिए यहाँ पर रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टॉ के। रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम, और वी कैन से एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टॉ ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। टॉ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डेफिनेटली जब टॉ बढ़ेगा तो रो घटेगा, और जब टॉ घटेगा तो रो बढ़ेगा, है या नहीं? जब टॉ बढ़ेगा तो रो घटेगा और टॉ घटेगा तो रो बढ़ेगा। तो इससे आगे देखते हैं, तो फिर इससे क्या होगा? इससे होगा क्या फिर? देखिए इससे आगे की यदि हम बात करें तो देखें, एज द वैल्यू ऑफ रिलैक्सेशन टाइम टॉ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अभी अभी मैंने बोला कि जो रिलैक्सेशन टाइम है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अब जब हम हायर द टेम्परेचर, जब टेम्परेचर हाई होगा तो रिलैक्सेशन टाइम लो होगा। क्यों होगा लो? कि भाई जब हम कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एनर्जी मिलेगी, और जब थर्मल एनर्जी उनको मिलेगी तो उनके बीच में जो रिलैक्स होने का टाइम है वो कम हो जाएगा। यानी जितने समय वो रिलैक्स रहते हैं किन्हीं दो सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच में, उसे हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी और उस वजह से जो रिलैक्स होने का समय है यानी रिलैक्सेशन टाइम वो घट जाएगा। ठीक है, या फिर इसका उल्टा बोले, लोअर द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर हायर विल बी रिलैक्सेशन टाइम, और टेम्परेचर यदि कम होगा तो रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर जो हमने कहा इससे पहले क्या कहा था कि रिलैक्सेशन टाइम टॉ बढ़ाने से रेजिस्टिविटी कम होती है और रिलैक्सेशन टाइम टॉ घटाने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है। और ये जो रिलैक्सेशन टाइम है ये टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो रहा है, टेम्परेचर घटेगा तो रिलैक्सेशन टाइम बढ़ रहा है। अब जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रिलैक्सेशन टाइम, ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर TEMP, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, और जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगा। लेकिन ये सब मटेरियल पर भी डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा। तो रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज एज द वैल्यू ऑफ रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज। जब टॉ डिक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, एंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिक्रीजेज एज द वैल्यू ऑफ रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीजेज। जब रिलैक्सेशन टाइम का वैल्यू इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगा, और जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा। इसलिए हम कह सकते हैं फाइनली वी कैन से दैट रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर चेंजेज विद टेम्परेचर। जो कंडक्टर का रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ बदलता है। अब यहाँ पर हमें जो रिलेशन हम यूज कर रहे हैं रेजिस्टिविटी का वो क्या यूज कर रहे हैं? रो इज इक्वल टू m अपॉन एन स्क्वायर टॉ।
ठीक है। और जो कंडक्टिविटी होती है, रजिस्टिविटी का उल्टा होता है बेटा कंडक्टिविटी, ये कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी। रजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है? कंडक्टिविटी। ये है कंडक्टिविटी, लिख लेना अच्छे से, कंडक्टिविटी। ये क्या है? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी ये सिग्मा, सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? सिग्मा, ठीक है। सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। रो क्या है? रेजिस्टिविटी, यानी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी को बताएगा। यानी जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी कम होगी उसमें कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, और जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी उसकी कंडक्टिविटी कम होगी। अब एक और टर्म में ध्यान रखिएगा, ये तो मैंने बात की कंडक्टिविटी की, एक टर्म और डिफाइन होती है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जिसको हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस कंडक्टेंस कैपिटल जी इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। अभी मैंने बोला रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी होता है, लेकिन रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है। ध्यान रखिए, दोनों में कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। एक टर्म में डिफाइन कर रहा हूं कंडक्टिविटी, जो कि रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है, ठीक है, और एक टर्म डिफाइन हो रहा है कंडक्टेंस, जो कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, और जिसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जी से। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। तो कंडक्टेंस जी का यूनिट क्या हो जाएगा? ओम का उल्टा क्या होगा? म्यो, MHO, या फिर साइमन, कैपिटल एस से लिख सकते हैं इसको। ये इसका कंडक्टेंस का यूनिट हो गया, साइमन या फिर म्यो। अब यदि मैं कंडक्टिविटी की बात करूं तो रेजिस्टिविटी का यूनिट आप जानते हो ना, यूनिट क्या है रेजिस्टिविटी का? रेजिस्टिविटी का जो यूनिट है वो ओम मीटर होता है, ठीक है। और तो कंडक्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा? 1/1 यूनिट क्या हो जाएगा इसका? यूनिट 1/ओम मीटर। और जब इसको सॉल्व करेंगे, ओम 1/ओम का मतलब म्यो, और मीटर ऊपर जाएगा तो पर मीटर, ठीक है, म्यो पर मीटर। या फिर म्यो को और क्या लिख सकते हैं? साइमन पर मीटर। ये कंडक्टिविटी का यूनिट हो जाएगा, साइमन पर मीटर, ठीक है। तो ये कंडक्टेंस भी ध्यान रखिएगा। तो अभी तक हमने बात की कि रेजिस्टिविटी रिलैक्सेशन टाइम के साथ कैसे बदलती है, नंबर डेंसिटी के साथ कैसे बदलती है। हमने बात की कि रेजिस्टिविटी का रिलैक्सेशन टाइम टॉ, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एन, मास एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ क्या रिलेशन होता है? क्या रिलेशन निकला? रो इज इक्वल टू m/n² टॉ, ये रिलेशन आया। आई थिंक आपको यहां तक समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड मोबिलिटी। एक टर्म हमने पहले डिफाइन किया था, मोबिलिटी डिफाइन किया था, मोबिलिटी, जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो लिखा था इस तरीके से। यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड है। मोबिलिटी इज द रेशो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मोबिलिटी था, ठीक है। और एक रेजिस्टिविटी, अभी हमने बात की है रेजिस्टिविटी की। तो रिलेशन क्या होगा रेजिस्टिविटी और मोबिलिटी के बीच, क्या रिलेशन होगा, ये हम जानना चाह रहे हैं। तो पहले हमने मोबिलिटी लिखा, BD/E, इक्वेशन 1 मान लिया इसको। अब हम एक करंट डेंसिटी जानते हैं, ऑलरेडी हमने डिफाइन किया था। करंट डेंसिटी इज नथिंग बट करंट पर यूनिट एरिया। करंट डेंसिटी जिसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होता है? करंट पर यूनिट एरिया। करंट पर यूनिट एरिया, जिसकी यूनिट क्या होगी? एम्पियर। आई का एम्पियर हो गया और एरिया का क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। ऊपर जाएगा तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये करंट डेंसिटी का यूनिट हो गया। और करंट डेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये रिलेशन हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। और यहां पर सिग्मा, अभी थोड़ी देर पहले हमने इससे ऊपर वाले टॉपिक में बात की थी, सिग्मा इज कंडक्टिविटी एंड इट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी 1/रो। तो सिग्मा की जगह 1/रो इस इक्वेशन 2 में रखें तो इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा? J इज इक्वल टू 1/रो इंटू ई हो जाएगा या नहीं? J इज इक्वल टू 1/रो इंटू ई हो जाएगा। अब J इज इक्वल टू 1/रो इंटू ई, ये जो रिलेशन आया है इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूं। इसके बाद में हम देखिए जानते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट है और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसके बीच ये रिलेशन होता है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I इज इक्वल टू NEAVT। अब यहां से I/A को इधर ले जाऊं और इस I/A की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। और I/A अभी अभी मैंने बात की, ये किसके बराबर होता है? करंट डेंसिटी के। तो J बराबर यहाँ क्या आ गया? NEVD। इसको इक्वेशन 4 मान लेता हूं। इक्वेशन 4 से करंट डेंसिटी का ये वैल्यू आ गया, और इक्वेशन 3 से करंट डेंसिटी का ये रिलेशन भी आया। ये देखिए, एक रिलेशन हमने करंट डेंसिटी का इक्वेशन 3 से ये निकाला,
J इज इक्वल टू 1/ρ इंटू ई, और एक रिलेशन हमने I इज इक्वल टू NeVD से करंट डेंसिटी का NeVD निकाल लिया। अब इक्वेशन 3 और 4 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी 1/ρ इंटू ई बराबर होगा NeVD के, ठीक है। यानी अब यहां से VD क्या है भाई, अभी अभी हमने इक्वेशन 1 में कहा था कि जो मोबिलिटी है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशो के बराबर होता है। तो यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आ जाएगा, म्यू इंटू ई आ जाएगा। अब इक्वेशन 5 में VD का वैल्यू ये रख दें, इक्वेशन 5 में रखिए, तो E/ρ तो लेफ्ट साइड में है, N की जगह N, E की जगह E और VD की जगह रखा म्यू इंटू ई। अब क्या होगा, E से E कैंसिल हो जाएगा, तो 1/ρ किसके बराबर आ जाएगा, NE म्यू के बराबर आ जाएगा, NE म्यू के बराबर आ जाएगा। और बी में राइट, यहां से रो यानी रेजिस्टिविटी निकाल लें तो 1/NE म्यू आ जाएगा। इसको इक्वेशन 6 कह देते हैं। इक्वेशन 6 रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड मोबिलिटी। ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और ये मोबिलिटी, इन दोनों के बीच रिलेशन आ गया, यही तो निकालना था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड मोबिलिटी। अब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है या नहीं। रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी। अब जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी मोबिलिटी कम होगी, और जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी मोबिलिटी ज्यादा होगी। क्लियर है यहां से भाई, जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी मोबिलिटी म्यू का वैल्यू कम होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम मूव करेंगे, और जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी उसमें जो चार्ज कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इजीली मूव करेंगे, ज्यादा मूव करेंगे, यानी उनकी मोबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये रिलेशन हो गया रेजिस्टिविटी एंड मोबिलिटी के बीच। अब इसी रिलेशन से मैं कंडक्टिविटी का रिलेशन भी डिराइव कर सकता हूं। देखिए, कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ होता है, और सिग्मा इज इक्वल टू रो का वैल्यू हमने अभी अभी निकाला है 1/NE म्यू, तो 1/NE म्यू रखा, तो ये कंडक्टिविटी और मोबिलिटी में रिलेशन आ गया। तो कंडक्टिविटी और मोबिलिटी में क्या रिलेशन आया, कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, यानी जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है उसकी मोबिलिटी ज्यादा। भाई जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी, जिसकी कंडक्टिविटी कम होगी उसकी मोबिलिटी कम होगी। लेकिन ऊपर क्या देखा था हमने, रेजिस्टिविटी के केस में जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी मोबिलिटी कम होगी, और जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी मोबिलिटी ज्यादा होगी। समझ में आया क्या? तो ये बात हो गई रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड मोबिलिटी, एंड ऑल्सो रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए इससे आगे बात करेंगे। इससे आगे हम बात करते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस की। अब हम बात करेंगे यहाँ पर टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, यानी रेजिस्टेंस का टेम्परेचर पर डिपेंडेंस कैसा होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस का क्या होगा, टेम्परेचर घटाने से रेजिस्टेंस का क्या होगा, ये हम बात करना चाहते हैं। एज वी इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ एनी कंडक्टर, जब हम किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मान लीजिए ये मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, और कंडक्टर में कौन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिग जैग मूव कर रहे हैं। जब इसका हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे भाई, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी थर्मल एनर्जी, और थर्मल एनर्जी का मतलब इनकी जो मूवमेंट की एनर्जी है यानी काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, किसकी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। सो एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एनी कंडक्टर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ये काइनेटिक एनर्जी जो बढ़ रही है, दिस काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से क्या बढ़ जाएगा, कॉलिजन्स बढ़ेंगे, कॉलिजन्स इंक्रीज हो जाएंगे, और कॉलिजन्स जब इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आई क्या बात? जब हम किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको मिलती है क्या, थर्मल एनर्जी। जब उनको एनर्जी मिलेगी तो उससे वो मूव करेंगे, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने से। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से
क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से कॉलिजन्स बढ़ जाएंगी, और जब कॉलिजन्स बढ़ेंगी तो रिलैक्सेशन टाइम, कॉलिजन जब जल्दी जल्दी होंगी तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, और जब रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, कंडक्टर का बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम कम होने से, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हुआ तो क्या हुआ, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम कम होने का मतलब कॉलिजन्स ज्यादा होंगी, और कॉलिजन्स ज्यादा होने का मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया। ठीक है, अब इसको हम इससे भी समझ सकते हैं, हमने एक रिलेशन ऑलरेडी निकाला हुआ है, R इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ इंटू एल अपॉन ए। तो जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और यही हमारा कंक्लूजन यहां से निकल के आ रहा है। जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी ने कॉलिजन्स को बढ़ाया, कॉलिजन्स ने रिलैक्सेशन टाइम को डिक्रीज किया, और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होने से रेजिस्टेंस बढ़ गया। वही तो आ रहा है, यानी रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम, यही निकल के आ रहा है यहां से, इस फॉर्मूले से भी। इट मीन्स वी कैन से दैट इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इट्स रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये कंक्लूजन ड्रॉ हो के आ गया कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। अब आगे देखिए, एज चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड ऑन इट्स इनिशियल रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस कितना बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ये डिपेंड करेगा, जो रेजिस्टेंस में चेंज आएगा वो डिपेंड करेगा कि इनिशियली कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है, यानी इनिशियल जो टेम्परेचर है T1 मान लेता हूं यदि इनिशियल टेम्परेचर को, तो T1 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना है, एक तो इस पर डिपेंड करेगा, और दूसरा उस कंडक्टर के टेम्परेचर कैसे बदल रहा है, यानी चेंज इन टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। यानी जो कंडक्टर के रेजिस्टेंस में चेंज होगा बेटा, कंडक्टर के रेजिस्टेंस में जो चेंज होगा वो इनिशियल रेजिस्टेंस यानी T1 पर जो रेजिस्टेंस होगा उस पर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और ये जो चेंज इन रेजिस्टेंस है ये टेम्परेचर में जो चेंज आएगा उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RT1 T2 माइनस T1 आ जाएगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो इक्वल, और ये कांस्टेंट आ गया, और इस कांस्टेंट को मैंने अल्फा कह दिया। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, यहाँ पर ये अल्फा है, क्या है, अल्फा है, ध्यान देना, ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फिर इसको हटाया इक्वल आ गया, और ये कांस्टेंट क्या कहलाया, अल्फा, और इस अल्फा को कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। अल्फा की वैल्यू यहां से इस तरीके से हम आगे निकालेंगे। तो इस वीडियो में आज इतना ही, आगे के वीडियो में हम इससे आगे की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।